Hello, fellow students. Let's discuss the another topic of investment, that is classification of investment. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम इन्वेस्टमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आ जाएंगी टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो होती है फिजिकल इन्वेस्टमेंट। तो हम इनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो सकती है कि वो फर्दर प्रोडक्शन में काम आए, विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। और एक होंगी कि वो हेल्प नहीं करेंगी। तो एग्जाम्पल देखिए अगर हम इसका कि जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है ऐसी कौन सी फिजिकल इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो होती है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और अगर देखिए कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती है, तो वो हो सकती है कि प्रीशियस स्टोन्स हो। जैसे हम कभी कभी गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रीशियस स्टोन्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं वो फर्दर प्रोडक्शन में कोई काम नहीं आते। तो इस तरीके से हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को। एक और तरीका है जिससे फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स को क्लासीफाई किया जा सकता है, वो है एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन। देखिए कोई भी हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो वो अप्रिशिएट भी होंगी, डेप्रिशिएट भी होंगी, पर्टिकुलरली क्या कौन सी फिजिकल इन्वेस्टमेंट। अब अगर जैसे अप्रिशिएशन का हम एग्जांपल देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम रियल इस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल इस्टेट में पैसा डालते हैं, तो वहाँ पर अप्रिशिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रियल इस्टेट प्रॉपर्टी का, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि डेप्रिशिएशन, मान लो हमने मशीनरी खरीद ली, तो मशीनरी जब हम यूज़ करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए, लीज़ के लिए हमने वो मशीनरी खरीद ली कि हम लीज़ पे दे देंगे इसको, पर्टिकुलर मशीनरी को हमने उसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट की। तो वो जब जैसे जैसे यूज़ होगी तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट तो होगी ना। तो ऐसी इस तरीके से भी हम इन्वेस्टमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक तो ऐसी फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो अप्रिशिएट होती है और एक ऐसी फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो डेप्रिशिएट होती है, ठीक है जी। अब हम अगला देखते हैं फिजिकल इन्वेस्टमेंट। फिजिकल इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जब हम किसी रिस्की या रिस्क फ्री एसेट्स के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इन ऑर्डर टू गेन समथिंग इन फ्यूचर, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या कर रहे होते हैं हम, फिजिकल इन्वेस्टमेंट। और ये बहुत सारे तरीके की हो सकती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए और एफडी हो गई, बॉन्ड हो गए, स्टॉक हो गए, इक्विटीज़ हैं, प्रीशियस स्टोन्स है। इसके अंदर काफ़ी वाइड कैटेगरी आती है। हम जब मोड्स का टॉपिक करेंगे ना, मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब हम देखेंगे कि क्या क्या उनमें कैटेगरी आती हैं। तब तक आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ऐसी इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है जब हम किसी फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का क्या मतलब है कि ये जो सिक्योरिटीज़ होंगी ना वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होगी या फिर हम ओपन मार्केट में उसको बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, वो होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर शेयर्स हो गए, ठीक है। वो कौन सी सिक्योरिटीज़ होगी, शेयर्स कौन सी सिक्योरिटीज़ होगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है, जिसको हम ओपन मार्केट में बाय और सेल नहीं कर सकते। जैसे कि कौन सी होती है, वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसे हम बाय एंड सेल ओपन मार्केट में नहीं कर सकते, जैसे कि पीएफ हो गया, ठीक है। और हो सकता है कि डिपॉजिट हो गए। तो जैसे हमने एफडी वगैरह करा ली तो उसे ओपन मार्केट में हम बाय एंड सेल नहीं कर सकते। तो ये जो है कौन सी है, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो इस बेसिस पर भी हम इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज़। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, ट्रांसफरेबल जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसी सिक्योरिटीज़, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। अब वो कौन सी सिक्योरिटीज़ हो सकती है, जैसे कि शेयर्स हो गए, ठीक है। अगेन शेयर्स इज अ ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट। और नॉन ट्रांसफरेबल में कौन सी होगी, जिसे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक से दूसरे पे, जैसे कि एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है। जिसके नाम पे इशू करी है उससे ही रिडीम की जाएंगी और किसी से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी भी जैसे, लेट मी बोल दिस फर्स्ट। तो हम थे इशूइंग अथॉरिटी पे। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है।
कंपनी भी हो सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी, उसने क्या करा, शेयर्स को इशू कर दिया। तो वहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी कौन है, कंपनी है। और अगर यहाँ पर गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे जब ट्रेजरी बिल्स हैं, ठीक है, और क्या हो जाते हैं इसके अंदर, बॉन्ड्स हैं, तो वो कौन करते हैं, गवर्नमेंट इशू करते हैं। तो इट डिपेंड कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कहाँ से इशू हो रही है, तो उस बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने दो कैटेगरी बना दी ना, जैसे एक तो गवर्नमेंट है, एक कंपनी। उसके बाद हम देखते हैं डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का क्या मतलब होता है, पहले वो समझते हैं हम। डिनोमिनेशन का मतलब ऐसी यूनिट होती है जो सिक्योरिटीज की फेस वैल्यू को काउंट करने में काम आती है। अब अगर मैं बात करूँ, शेयर्स को हम किस तरीके से खरीदते हैं कि उसकी फेस वैल्यू पहले ही डिसाइड कर देती है कंपनी, किस हिसाब से उसको इशू करना है। जैसे कि 1000 शेयर्स वो इशू कर रही है ऑफ ₹10। अब यहाँ पर ये जो ₹10 है ना, ये इसकी डिनोमिनेशन है, ये इसकी फेस वैल्यू को हम इसमें काउंट कर सकते हैं, इसकी क्या है, डिनोमिनेशन है। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिन पर डिनोमिनेशन फिक्स होता है, जैसे कि शेयर्स। अब कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होंगी जैसे बॉन्ड, उनकी जो फेस वैल्यू होगी ना, वो उसकी पार वैल्यू जो रिडीम करते वक्त पार वैल्यू होती है, वही उसके बराबर होती है। फेस वैल्यू इज इक्वल टू द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड के केस में ऐसा होता है। तो डिनोमिनेशन के बेसिस पर हम इसको इन्वेस्टमेंट्स को इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ओनरशिप एंड पार्टनरशिप राइट। तो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जैसे कि शेयर्स, जिसमें इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं। तो इक्विटी शेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करने से हमें किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप एंड पार्टनरशिप राइट्स मिल जाते हैं। और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जैसे कि हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, तो वहाँ पर हमें पार्टनरशिप, सॉरी, ओनरशिप एंड पार्टनरशिप राइट्स नहीं मिलते हैं उस कंपनी के। इस बेसिस पर भी हम इन्वेस्टमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टर्म्स टू मैच्योरिटी। टर्म्स टू मैच्योरिटी क्या मतलब है इसका, कि मैच्योरिटी के टाइम्स पर क्या रूल्स एंड कंडीशंस फॉलो होंगे जिसके बेसिस पर वो रिडीम की जाएगी, वो वापस रीपेमेंट की जाएगी, वो टर्म्स होती हैं टर्म्स टू मैच्योरिटी। अब हो सकता है वो पार पे की जाए, हो सकता है प्रीमियम पे की जाए, या फिर हो सकता है डिस्काउंट पे की जाए। इट डिपेंड अपॉन द कि क्या एग्रीमेंट हुआ है वहाँ पर, ठीक है। वो पार पे रिडीम होंगी, वो प्रीमियम पे, वो डिस्काउंट पे कैसे होंगी, वो टर्म्स टू मैच्योरिटी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इनकम पेमेंट। इनकम पेमेंट के बेसिस पे कैसे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, दो तरीके हैं। सबसे पहले तो एक तो हो सकता है कि वो जो इनकम पेमेंट हो वो फिक्स्ड हो, और एक हो सकता है कि वो फिक्स ना हो। फिक्स कैसे हो सकती है कि हमें इन द पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड वो पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। अगर मैं फिक्स्ड की बात करूँ तो मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें जितना भी इंटरेस्ट पे करना है वो करना पड़ेगा, वेदर हमें लॉस, उस कंपनी को लॉस हो रहा हो या फिर प्रॉफिट हो रहा हो, वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कंपनी को करनी पड़ेगी। तो वो हो जाती है फिक्स्ड, जिसपे हमें इनकम पेमेंट फिक्स्ड हो। और कुछ ऐसी होती है जिस पर फिक्स नहीं होती, अगर प्रॉफिट हुआ तो मिल जाएगी और लॉस हुआ तो नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल भी वही हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर्स। और यहाँ पर जो फिक्स नहीं होती वो कौन सी की होती है, इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स को जब मिलता है जब प्रॉफिट हो रखा होता है कंपनी को, और जब प्रेफरेंस वालों को बेशक लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ हो तो उससे अगले साल मिलेगा, बट इनको मिलेगा। सो फिक्स और नॉट फिक्स। उसके बाद एक और कैटेगरी है जिसमें इनकम पेमेंट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वो कैटेगरी है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होती है जिन पे इंटरेस्ट मिलता है, कुछ ऐसी होती है जिन पे डिविडेंड मिलता है। तो अगेन इंटरेस्ट वाली कौन सी होती है, प्रेफरेंस शेयर्स, एंड डिविडेंड वाली हो सकती है प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरेस्ट वाले में प्रेफरेंस शेयर साथ में डिबेंचर, और डिविडेंड में कौन सी हो सकती है, इक्विटी शेयर्स। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। तो डिग्री ऑफ लिक्विडिटी हम देखें तो इसको क्लासीफाई किस तरीके से किया जा सकता है। एक तो हो सकती है कि जो इन्वेस्टमेंट में हमने इन्वेस्ट किया है वो या तो हाईली लिक्विड हो या फिर लिक्विड ना हो, लो लिक्विड हो। उसकी लिक्विडिटी क्या हो, लो हो। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, इजीली जब हम किसी इन्वेस्टमेंट्स को कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो लिक्विड, उसकी लिक्विडिटी होती है। जितनी आसानी से कर सकते हैं उसकी लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होगी। जितना मुश्किल होगा उसको कैश में कन्वर्ट करना, मतलब टाइम लगेगा, या फिर जितना भी मुश्किल होगा उसकी लिक्विडिटी उतनी ही कम होगी। तो हाई लिक्विडेबल कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और कुछ लो लिक्विडेबल होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शेयर्स की, तो शेयर्स आर हाईली लिक्विडेबल। क्यों? क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक मार्केट में की जा सकती है, विद इन सेकेंड हम उसको
लिक्विडेट कर सकते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं लो लिक्विडिटी की बात करूँ तो वो होती है डिपॉजिट्स की, जैसे बैंक में हमने एफडी करवा रखी है, तो वो जो है क्या है, लो लिक्विडेबल है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज टैक्स ट्रीटमेंट। तो अगर मैं टैक्स ट्रीटमेंट की बात करूँ तो कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती है जिन पर जो हमें इनकम होती है, वेदर इट इज़ इंटरेस्ट और डिविडेंड, जो भी इनकम होती है हमें, या फिर कैपिटल अप्रिशिएशन भी हो सकता है, तो वो कुछ होती है टैक्स फ्री और कुछ होती है टैक्सेबल। तो टैक्स फ्री कौन सी इनकम होती है, वो हो सकती है जो म्यूचुअल फंड पे हमें इनकम मिल रही है, या फिर म्यूनिसिपल बॉन्ड है, या फिर जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 3500 रुपीज़ तक क्या है एग्जाम्प्ट है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो उतना ही टैक्सेबल होगा। मान लो 4000 है तो 500 रुपये, वहाँ पे 500 रुपीज़ क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और 3500 नहीं होगा। तो वहाँ पर एक एग्जाम्पशन लिमिट है कि वो 3500 तक ही क्या होगा, एग्जाम्प्टेड टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर मैं टैक्सेबल पेमेंट्स, टैक्सेबल इनकम्स की बात करूँ, टैक्सेबल इनकम की बात करूँ तो टैक्सेबल इनकम में आ जाती है जो हमें एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे जो हमें इनकम हो रही है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट पे जो सेविंग हो रही है उन पर जो इनकम होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं अंडर सो मैनी फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या मोड्स है क्लासिफिकेशन को, मतलब जो भी हमने यहाँ पर सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स पढ़ी हैं उनको ब्रीफली देखने वाले हैं, उनका मीनिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड इफ you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.